हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो हम इस चैप्टर में पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके हैं। इस पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था वो बना था, है ना। ये हमने पढ़ा था। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स जो थे वो लगे थे। वो टूल्स क्या थे? वो टूल्स में हमें एक वेक्टर चाहिए था, उस टूल्स में हमें डीएनए लाइगेज चाहिए थे, पॉलीमरेजेस चाहिए थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए थे, होस्ट चाहिए था। मतलब इतने सारे टूल्स जब लगेंगे तब जाकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पाएगा। यानी ये टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल सिर्फ तब होगी जब हमारे पास ये टूल्स होंगे। तो इन टूल्स में से ही आज जो हैं वो हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, सबसे पहले कौन सा आया था, क्या करते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्या हुआ था कि जो 1963 का ईयर था, उस साल में क्या हुआ था कि जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, ये इस बैक्टीरिया के अंदर जो थे दो एंजाइम्स आइसोलेट किए। क्यों आइसोलेट किए थे? क्योंकि ये क्या कर रहे थे, जो बैक्टीरियोफाज होता है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ये वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को किल कर रहा था बैक्टीरियोफाज। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, देखा था कि दो एंजाइम्स ऐसे थे 1963 में जो इस बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोक रहे थे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। ठीक है, इन दो एंजाइम्स को आइसोलेट कर दिया। अब यहाँ पर ये बैक्टीरियोफाज, ये इस बैक्टीरिया में ये कैसे जो है इस बैक्टीरिया को किल करता है, ये क्या करता है, ये अपना डीएनए जो होता है, जो अपना डीएनए होता है, ये क्या करता है, ये इस बैक्टीरिया में डाल देता है और मल्टीप्लाई करता चला जाता है और बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है। और फिर उसके बाद एक टाइम के बाद ये क्या करता है, उस इकोलाई सेल को बर्स्ट करवा देता है, मतलब मार ही देता है, फिर दूसरा पकड़ता है। इस तरह से ये इस इकोलाई को किल करता है। तो क्या हुआ, 1963 में दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया जिन्होंने इस वायरस की ग्रोथ को इकोलाई के अंदर रोक दिया। इनमें से जो एक एंजाइम था उसने क्या किया, मिथाइल ग्रुप को डीएनए पे ऐड कर दिया, और जो दूसरा था उसने क्या किया, उसने डीएनए को कट कर दिया। हमें इस दूसरे वाले से मतलब, जिसने डीएनए को कट किया, जो डीएनए को कट कर रहा था उसको हमने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो क्या करता है, डीएनए को कट कर। ठीक है, अब जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन था, वो था हिंड 2। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर। मतलब जब एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जब होगा, उसी के ऊपर जो है ये कट लगाएगा। वहीं पर जब ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा तब ये उस डीएनए को कट करेगा। अगर वो सीक्वेंस नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो पहला हिंड 2 एंडोन्यूक्लियस था, इसको आइसोलेट किया गया। फिर 5 ईयर्स बाद जो है वो इसकी जो भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस था वो पता लगाया गया, इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में बात करी। ठीक है, ये 5 साल बाद ये काम हुआ। अब ऐसा देखा गया कि जो हिंड 2 था वो कहाँ पे कट लगाता था, हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो हमने बोला एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वो कितने बेस पेयर का था, वो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस था। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो कोई भी जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जिनको हम क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। अब यहाँ पर हिंड 2 का जो ये सीक्वेंस था ये कितने बेस पेयर का था, ये था 6 बेस पेयर। अगर हम आज की बात करें तो लगभग 900 जो हैं, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आइसोलेट कर लिए गए। लगभग 230 स्ट्रेन्स जो हैं बैक्टीरिया के, इतने स्ट्रेन से 900 जो हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आइसोलेट कर लिए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इनकी जो नेमिंग होती है उसका क्या तरीका है। तो नेमिंग हम एंजाइम्स की कैसे करते हैं, जो पहला लेटर होता है वो हम कैसे लिखते हैं, उसके जीनस से। पहला लेटर हम लेते हैं उसके जीनस से, फिर जो बाकी 2 लेटर्स जो होते हैं वो हम उसकी स्पीशीज से। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं, क्या है, EcoR1, ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका नाम किससे दिया गया है, एस्चेरिया कोलाई RY13 जो है, इससे ये जो है इसका नाम निकाला गया है। तो यहाँ पर ई जो है ये क्या है, जीनस। ठीक है, जो सेकेंड 2 लेटर्स हम किससे डिराइव करते हैं, उसकी स्पीशीज, यानी कोलाई। आर जो है ये क्या, स्ट्रेन है, और 1 जो हो गया ऑर्डर हो गया, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे निकलते जा रहे हैं जो। ठीक है, उस बेसिस पे जो है वो हम नंबर लगा रहे हैं इसका। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो है वो नेमिंग करते हैं। पहला जो है वो जीनस से देंगे फर्स्ट लेटर, सेकेंड 2 लेटर्स जो है वो स्पीशीज से देंगे, फिर उसका स्ट्रेन, और कोई भी जो ऑर्डर है, जैसे
4 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, वो नंबर हम रोमन नंबर में हम उसको लिख देंगे। अब देखो, बात करते हैं कि जो ये न्यूक्लियसेस हैं, ये न्यूक्लियसेस क्या हैं? दीज आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम। तो ये न्यूक्लियसेस भी क्या होते हैं? ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही होते हैं। इनमें दो काइंड्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला आता है इसके अंदर कैसा? एक्सो न्यूक्लियस। एक्सो का मतलब हो गया बाहर, ठीक है, और न्यूक्लियस मतलब जो कट लगाएगा। तो ये क्या करते हैं? ये रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, एंड पे, क्योंकि हमने बोला एक्सो मतलब आउटसाइड पे, तो डीएनए के एंड पे कट करते हैं, बीच में कहीं नहीं काटेंगे। उसके बाद आता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब हो गया अंदर की साइड पे, तो ये क्या करेंगे? स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट करेंगे डीएनए के अंदर, बाहर साइड पे नहीं। बाहर साइड के लिए तो एक्सोन्यूक्लियस है, और अंदर पे जो कट लगाएगा स्पेसिफिक पोजीशन, वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है? डीएनए की सीक्वेंस को जो है वो चेक करता है, पूरी उसकी लेंथ चेक करता है। ऐसा ये क्यों करता है? ऐसा ये इसलिए करता है क्योंकि इनका काम क्या? अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढना, अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढना। एक बार जब इनको इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया तो ये क्या करेंगे? डीएनए से कर जाएंगे बाइंड। जब ये बाइंड करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे? कट लगाएंगे। जब कट लगा दिया तो डबल हेलिक्स हो गया सेपरेट, डबल हेलिक्स उस स्पेसिफिक पॉइंट से सेपरेट हो गया। अब हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? रिकॉग्नाइज किसको करता है? एक पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है डीएनए में, उसको। अब ये पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है? ये बेस पेयर्स का ही सीक्वेंस है दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। यानी क्या करता है? दोनों स्ट्रैंड्स पे सेम ही रीड करता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये डायरेक्शन है 5 to 3 प्राइम, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या है? GAATTC। अगर हमारे पास इधर भी 5 to 3 प्राइम में देखें तो सीक्वेंस क्या है? GAATTC। सेम केस 3 to 5 प्राइम में भी क्या है? सीक्वेंस CTTAAG है। इधर भी क्या है? 3 to 5 प्राइम में CTTAAG है। ओके, तो इस तरह से ये कहलाएगा क्या? पैलिड्रोमिक सीक्वेंस, यानी दोनों ही स्ट्रैंड्स पे सेम रीड करेगा ये। आगे क्या बोल रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड को जो पैलिड्रोमिक साइट है उससे थोड़ा सा दूर पे कट लगाते हैं, लेकिन जब कट करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड पे सेम बेसिस पे कट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर ये जी और ए के बीच में कट लगा रहे हैं तो इधर भी 5 to 3 प्राइम में जी और ए के बीच में कट लगाएंगे। इससे क्या होगा? दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, ठीक है। अब यहाँ पर देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन ईच स्ट्रैंड। क्या होगा? जब ये कट लगाएंगे दोनों स्ट्रैंड पे सेम बेसिस पे, ठीक है, तो इससे ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस क्रिएट हो जाएंगे जिनको हम बोलेंगे स्टिकी एंड। जैसे कि अगर हम यहाँ 5 to 3 प्राइम में ये ले रहे हैं, क्या सीक्वेंस है? GAATTC, है ना। फिर इधर 3 to 5 प्राइम में हम क्या ले रहे हैं? CTTAAOG, ठीक है, इधर आ गया। अब यहाँ पर जी और ए के बीच में कट लगाया, इधर यहाँ पर जी और ए के बीच में कट लगाया, तो जब जी और ए के बीच में इधर कट लगाए तो ये वाला सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, ये सीक्वेंस हट जाएगा। इधर जब जी और ए के बीच में कट लगाए तो ये जी हट जाएगा, हमारे पास ये बनेगा। मतलब अब जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है? कुछ ऐसा 5 प्राइम to 3 प्राइम में यहाँ पर हमारे पास आ गया जी, और इधर 3 to 5 प्राइम में हमारे पास क्या आ गया? CTTA और ए आ गया। अब ये जो बन रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं स्टिकी एंड्स, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। अब इनका नाम स्टिकी एंड क्यों रखा गया? ये क्या करते हैं? दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। यानी यहाँ पर अब क्या है? जो भी न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड होंगे उनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, इस वजह से हम इनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। लास्ट में क्या लिखा है? दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब ये स्टिकीनेस की वजह से क्या होगा? डीएनए लाइगेज को भी हेल्प मिल जाएगी आराम से ज्वाइन करवाने में, ये चीज़ है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कैसे काम करे। तो यहाँ पर हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं? EcoR1 ले रहे हैं, ठीक है। इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है जहाँ पर ये कट लगाएगा? GAATTC। GAATTC EcoR1 का सीक्वेंस। कहाँ पे कट लगाता है? ये जी और ए के बीच में कट लगाता है। अब यहाँ हमारे पास जो फॉरेन डीएनए है उसमें भी ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, और जो वेक्टर डीएनए क्या हुआ? प्लाज्मिड, उसमें भी ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। कहने का मतलब फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों में EcoR1 काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों में ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। ओके, अब इसने क्या किया? यहाँ पर वेक्टर डीएनए में यहाँ जी और ए के बीच में कट लगाया, इधर पे कट लगाया, और यहाँ पे फॉरेन डीएनए में भी इधर कट लगाया जी ए के बीच में, और इधर जी और ए के बीच में कट लगाया। तो क्या हुआ?
यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो हट गया, इधर से ये जी हट गया, इधर से क्या हटा, इधर से जो है वो ये हट गया, और इधर से जो है वो ये जी हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होंगे, दोनों आपस में जो डीएनए लाइगेज है वो क्या करेगा, वो जुड़वा देगा। ठीक है, अब जैसे ये आपस में जो है वो ज्वाइन हो गए तो हमारे पास क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो हमें मिल गया। इस तरह से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो काम करता है। लास्ट में हम क्या बात करेंगे, लास्ट में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनका यूज़ क्या है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये बनवाते हैं। क्या यही इनका काम है, हमने देखा कैसे। के बाद बताया है कि जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है, कि जो भी डीएनए फ्रेगमेंट आएगा उसमें सेम तरह के स्टिकी एंड्स आएंगे। इससे क्या होगा भाई, डीएनए लाइगेज को जो है वो ज्वाइन करवाने में बहुत ही आसानी हो जाए। लास्ट में हम ये डायग्राम देख रहे हैं, हमने क्या देखा, एक फॉरेन डीएनए, एक वेक्टर डीएनए, प्लाज्मिड है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन टाइम सेम था और आराम से लाइगेजेस ने क्या किया, ज्वाइन करवा कर क्या करा दिया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें होस्ट चाहिए, तो होस्ट जो है वो कोलाई है, क्लोनिंग होस्ट है। सेल डिवाइड करते जा रहे हैं और क्या हुई है, क्लोनिंग होती जा रही है। बस यही हमारा काम था। ये हमने देखा कि आज की क्लास में कि किस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस